और दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से खलबली मच गई है। इस बार आम आदमी पार्टी पर वसूली का आरोप लगा है। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाया है और सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुकेश ने आरोप लगाया है कि वो सत्येंद्र जैन को 2015 से जानते थे। जैन ने दक्षिण भारत में पार्टी में अहम पद देने का वादा किया था, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सुकेश का आरोप है कि उनकी 2019 में सत्येंद्र जैन और उनकी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। जेल में सुरक्षा देने के लिए उन पर हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी देने का दबाव बनाया गया। सुकेश का यह भी आरोप है कि उसने आप नेता को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिया। सुकेश के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है और बीजेपी ने आप को वसूली पार्टी बताया है। ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ठगी के आरोपी पर विश्वास करती है। बीजेपी मोरबी के हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। और दिल्ली में वसूली के आरोपों पर क्यों मचा है घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और दिल्ली में प्रदूषण पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ संवाददाता रोहन सिंह मौजूद है। रोहन सिंह, क्या स्थिति है फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण की, कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल जहरीली हो चुकी है दिल्ली की आबो हवा और इस वक्त अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये हजार्डस की कैटेगरी में फिलहाल आ रहा है, जो कि पहले भी मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया था कि 1 नवंबर से हजार्डस कंडीशन में आ जाएगा, यानी बहुत खतरनाक है ये। और जो आमतौर पर इसके साथ एडवाइजरी जारी की जाती है, उसमें लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाता है। ये सबसे पीक वाला लेवल है। अधिकतर जगहों पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो कहीं 450, कहीं 500, कहीं 500 से 550 के लगभग भी कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पाया जा रहा है, खासतौर पर बवाना या फिर नरेला या फिर अगर हम वजीरपुर की बात करें, यहाँ सबसे ज़्यादा हवा पॉल्यूटेड है। और मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 15 दिन और यही स्थिति रहने वाली है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ है और जो खासतौर पर पंजाब में जो पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं वो इस वक्त हवा का डायरेक्शन इसी तरफ है। तो अभी आने वाले दिनों में, आने वाले 15 दिनों में कम से कम दिल्ली वासियों को प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी राजनीति भी इस वक्त दिल्ली में चल रही है। मसलन दिल्ली सरकार एक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन लागू करना चाहती है, जो पिछले साल भी उन्होंने लागू किया, और इसको लेकर जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने फाइल को वापस कर लिया। फिर से जो आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार है उन्होंने एक प्रपोजल दोबारा से भेजा है, लेकिन उसको लेकर खींचतान जारी है। और दूसरी तरफ आज जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, उन्होंने बीजेपी के एक निर्माणाधीन जो कार्यालय है वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया और उस पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के जो नियम है उसका उल्लंघन करने के लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया। तो कुल मिलाकर दिल्ली प्रदूषित हो रही है। इस वक्त जो पार्टियां हैं वो यहाँ पे राजनीति कर रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी तरफ से जो फोरकास्ट किया गया है कि लोगों को अभी और ज़्यादा प्रदूषित हवा में यहाँ का सामना करना पड़ेगा। जी
शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मार्केट अपडेट की। बाजार 7 महीने के शिखर पर पहुंच गया है और आज सेंसेक्स 450 पॉइंट चढ़कर 61,121 पर बंद हुआ। वही निफ्टी ने 133 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दी, वो भी 18,100 के ऊपर। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। मार्केट में क्या अपडेट रहा आज का, बताने के लिए सुमित है हमारे साथ। सुमित, पहले तो बताइए आज के सेशन की हाइलाइट्स। देखिए, आज लगातार जो मार्केट में तेजी का सिलसिला था जो पिछले हफ्ते से कैरी फॉरवर्ड है वो भी अभी भी जारी है और इंडेक्स 18,200 के इर्द गिर्द पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन लास्ट तक आते आते करीब 1% की तेजी के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में मूव था, इसके अलावा आज फाइनेंशियल्स में मूव थे, साथ ही साथ आज पूरा फार्मा और आईटी जहां पर कुछ हद तक सिलेक्टिव बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, एक अच्छा मूव वहां पर भी था। और ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक या फाइनेंशियल्स जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंचते दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी का सिलसिला जो मार्केट ने गैदर किया हुआ है वो अभी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां रहे आज? देखिए, सबसे पहले तो अदानी इंटरप्राइजेज आज इंडेक्स का टॉप गेनर रहा, करीब 7% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा डीवी स्लैब रफली 6.5% की तेजी यहां, एनटीपीसी 5% ऊपर और पावर ग्रिड करीब 3% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में नंबर्स के बाद मारुति आइशर दोनों में ही प्रेशर था। एक्सिस बैंक प्रॉफिट टेकिंग और अपोलो हॉस्पिटल मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। मिड कैप गेनर्स में हनीवेल ऑटोमेशन, पेज इंडस्ट्रीज, एबर्ट और एबीबी कुछ ऐसे नाम जहां पर 1 से लेकर 4% तक का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में एमआरएफ, लेंडे, टाटा एलेक्सी और एस्कॉर्ट्स। टाटा एलेक्सी यहां पे लगातार प्रेशर और एस्कॉर्ट्स करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां रही, हालांकि एमआरएफ मोर लेस फ्लैटिश टोन पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में आज रहा हनीवेल ऑटोमेशन, पेज इंडस्ट्रीज, एबर्ट और अदानी इंटरप्राइज जहां पर एक अच्छी तेजी रही। और वहीं अगर एफ&ओ लूजर्स की बात करें तो श्री सीमेंट, मारुति और आइशर कुछ ऐसे नाम जहां पर कुछ प्रेशर था। फार्मा में अबर्ट, डिविस, डॉक्टर रेड्डीज, एल्केम जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे और एक अच्छी तेजी आज पूरे स्पेस में एटलीस्ट फार्मा की तरफ से प्रोवाइड होते हुए दिखाई पड़ी। ओके, चलिए, तो ये है पूरा मार्केट का अपडेट। शुक्रिया सुमित ही डिटेल्स बताने के लिए। तो आज थोड़ी वॉलेटिलिटी तो दिखी थी मिड मार्केट आज में, लेकिन फाइनली एक बेहतर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी और लगातार चौथा सेशन जब बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। हालांकि आज के सत्र में ऑटो स्टॉक्स थोड़े से मिक्स दिखे, थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया आइशर मोटर, मारुति जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि आज अक्टूबर महीने के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो सामने आए और जो ग्रोथ रही है वॉल्यूम फ्रंट पर ऑटो कंपनीज की वो काफी मिली जुली रही है, क्योंकि मारुति, अशोक लीलैंड यहाँ आंकड़े अनुमान से कम आए हैं। वहीं बजाज ऑटो की बिक्री घटी है लेकिन एस्टीमेट से ज्यादा है। यतिन हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। यतिन, बताइए कैसे रहे अक्टूबर के ऑटो सेल्स नंबर्स? देखिए, अक्टूबर महीने के जो ऑटो सेल्स नंबर्स हैं अनुमान के आसपास ही रहे। इनफैक्ट कहूंगा कि जो ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं वो थोड़े बहुत मिक्स्ड रहे। शुरू करते हैं मारुति सुजुकी के साथ, जिन्होंने लगभग 1.67 लाख यूनिट्स बेचे हैं। लगभग ये 21% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ होती है। हालांकि अनुमान लगभग 1,70,000 गाड़ियों का था, तो थोड़ी बहुत सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और मांग में थोड़ी बहुत हल्की पुल्की डिक्लाइन की वजह से आपको ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे काफी सारे नाम आपको दिखेंगे, जैसे कि आइशर मोटर्स, इनके जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के आंकड़े हैं यहाँ आपको लगभग 4% की ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े बहुत फीके रहे हैं। इसके अलावा अशोक लेलैंड की बात करते हैं, बजाज ऑटो की बात करते हैं, जहां आपको लगभग बिक्री में 10% की गिरावट दिखेगी। ये ज्यादा करके जो गिरावट है ये एक्सपोर्ट मार्केट्स में कमजोरी की वजह से है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, अशोक लेलैंड की भी अगर हम बात करें तो 14-15 हजार यूनिट की सेल का अनुमान था। लगभग 14,000 यूनिट्स के आसपास ही अशोक लेलैंड की भी बिक्री के आंकड़े आते हुए आपको नजर आए। ब्रॉडली हम देखें तो जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां अच्छी ग्रोथ आपको डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई पड़ रही थी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण टाटा मोटर्स के नंबर्स भी बेहतरीन रहे। लगभग 78,000 यूनिट्स के आसपास इन्होंने बिक्री की, जो कि लगभग 15-16% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे दिखाती है। ओके, तो ये है ऑटो बिक्री के आंकड़े जो यतिन ने बताए। और ये दशक भारत का है और ये कहना है मॉर्गन स्टैनले का। क्या है मॉर्गन स्टैनले की भारत पर पूरी रिपोर्ट, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है।